हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। यहाँ आपको देखने को मिलेगी सुबह से शाम तक की ताजा खबरें ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में। तो दोस्तों, उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज के पहले मुख्य समाचार। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, पैगंबर पर टिप्पणी के लिए नुपुर शर्मा को टीवी पर पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। तो दोस्तों, पैगंबर पर टिप्पणी मामले में बीजेपी से निलंबित प्रवक्ता नुपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा को पूरे देश से माफी मांगने के लिए कहा है। साथ ही कोर्ट ने केस ट्रांसफर करने वाली याचिका को भी खारिज कर दिया है। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें हाई कोर्ट जाने के लिए कहा है। इसी के साथ दोस्तों, शुक्रवार को नुपुर शर्मा द्वारा पैगंबर को लेकर की गई टिप्पणी पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है। नुपुर की ट्रांसफर अर्जी पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उनकी टिप्पणी ने देश भर में लोगों की भावनाओं को भड़का दिया है और आज जो कुछ देश में हो रहा है उसके लिए वह जिम्मेदार है। इसी के साथ दोस्तों, कोर्ट ने कहा है कि हमने डिबेट को देखा है, उसको भड़काने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद उन्होंने जो कुछ कहा वो और ज्यादा शर्मनाक है। नुपुर शर्मा और उनकी हल्की जबान ने पूरे देश में आग लगा दी है। तो दोस्तों, वह उदयपुर में हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना के लिए जिम्मेदार है। तो दोस्तों, कोर्ट ने कहा है कि नुपुर शर्मा को टीवी पर आकर माफी मांगनी चाहिए। इसी के साथ दोस्तों, वकील ने जब उनकी समायाचना और पैगंबर पर की गई टिप्पणी को विनम्रता के साथ वापस लेने की दुहाई दी तो पीठ ने कहा कि वापस लेने में बहुत देर हो चुकी है। एससी ने कहा है कि उनकी शिकायत पर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन कई एफआईआर के बावजूद उन्हें अभी तक दिल्ली पुलिस ने उनको छुआ तक नहीं है। इसी के साथ दोस्तों, चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। हत्यारे गोज और रियाज उदयपुर से अजमेर जेल में शिफ्ट, एनआईए टीम कानपुर पहुंची, कई जगह छापे मारे। तो दोस्तों, टेलर कन्हैयालाल की हत्या के बाद राजस्थान सरकार ने बड़ी कार्रवाई करते हुए उदयपुर के एसपी और आईजी रेंज को हटा दिया है। हत्याकांड की जांच के लिए बनी एसआईटी को लीड कर रहे प्रफुल्ल कुमार नए आईजी बनाए गए हैं। तो दोस्तों, उदयपुर में कर्फ्यू के बीच रथ यात्रा निकाली जाएगी। तो दोस्तों, इस बीच हत्यारे गोज मोहम्मद और रियाज जब्बा को उदयपुर से अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में शिफ्ट कर दिया गया है। वही हत्यारे की जाँच को लेकर एनआईए की टीम गुरुवार रात कानपुर पहुंची और कई जगहों पर छापेमारी की है। हत्यारों के पास से बरामद दस्तावेज से कानपुर कनेक्शन के बाद यह कार्रवाई हुई। तो दोस्तों, इधर शुक्रवार को चौथे दिन भी राजस्थान में इंटरनेट बंद है, हिंसा न हो सके इसलिए धारा 144 लगाई हुई है। तो दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें कि इस पूरे मामले में अपनी लापरवाही को लेकर उदयपुर पुलिस लगातार घिरी रही है, सरकार की भी किरकिरी हो रही थी। तो दोस्तों, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गुरुवार को जब कन्हैयालाल के परिजनों से मिलने गए तो भी उन्होंने यही शिकायत की। उसके ठीक कुछ घंटों बाद ही उदयपुर के एसपी और आईजी को हटा दिया गया है। इसी के साथ दोस्तों, चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर मानहानि का मुकदमा किया। तो दोस्तों, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर मानहानि का मुकदमा किया है। मिली जानकारी के अनुसार प्रदेश में कामरूप ग्रामीण जिलों के सीजेएम कोर्ट में 30 जून को मानहानि का मुकदमा दायर किया गया है। दरअसल दोस्तों, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया द्वारा 4 जून को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्हें आरोप लगाया गया था कि असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी रिक्की भुइया के स्वामित्व वाली जेसीबी कंपनियों ने कोविड के दौरान पीपीई किट की निविदा प्रक्रिया में हेरफेर किया था। इसी बात से नाराज मुख्यमंत्री ने मानहानि का केस किया है। इसी के साथ दोस्तों, चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। बीता आधा साल साउथ की 3 फिल्मों की कमाई के आगे बॉलीवुड की हालत खराब। तो दोस्तों, 2022 के बॉक्स ऑफिस आंकड़े इस बात के गवाह है कि साउथ इस समय बॉलीवुड से कई कदम आगे चल रहा है। आधा साल बीत चुका है और अभी तक बॉलीवुड फिल्में बॉक्स ऑफिस पर साउथ फिल्मों के आसपास भी नहीं पहुंच पा रही है। तो दोस्तों, ऊपर से कमाल यह है कि ग्लोबल स्तर पर साउथ की कोई एक इंडस्ट्री नहीं बल्कि सभी से बॉलीवुड को कड़ी चुनौतियां मिल रही है। तमिल फिल्म विक्रम ने भी अभी कुछ ही दिन पहले ही 400 करोड़ का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया है और इस साल ये तीसरी फिल्म है जिसने ये शानदार आंकड़ा पार किया है। तो दोस्तों, 2022 में बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन का तूफान खड़ा करने की शुरुआत मास्टर फिल्म मेकर एस राजमौली ने 24 मार्च से जूनियर एनटीआर और रामचरण के साथ उनकी फिल्म आरआरआर ने वर्ल्ड वाइड 1144 करोड़ का कलेक्शन कर उनके लोगों को भौचक्का कर दिया था। फिर आया 14 अप्रैल और 2018 में कन्नड़ इंडस्ट्री से निकले हीरे केजीएफ का सीक्वल रिलीज हुआ। तो दोस्तों, साउथ की फिल्में बॉक्स ऑफिस
पर पार्टी कर रही है और बॉलीवुड बाहर खड़ा मुंह ताक रहा है। तेलुगु, कन्नड़ और तमिल तीनों इंडस्ट्री से निकली एक फिल्म इस साल में 400 करोड़ से ज्यादा वर्ल्ड वाइड कलेक्शन कर चुकी है। बॉलीवुड के पास जहां 300 करोड़ पार करने वाली एक ही फिल्म है, वहीं 200 करोड़ तक जाने वाली एक भी नहीं है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। 5,000 खर्च कर कन्हैया के हत्यारे ने लिया था 26/11 का बाइक नंबर। तो दोस्तों उदयपुर में टेलर कन्हैया लाल की खौफनाक हत्या की जांच के लिए एनआईए की टीम ने पूरा जोर लगा दिया है। इस वारदात से जुड़े हर एक एंगल की जांच के लिए आईजी रैंक के अधिकारी उदयपुर पहुंच गए हैं। तो दोस्तों एनआईए मान रही है कि इस वारदात में कुछ और लोग या आतंकी संगठन शामिल हो सकते हैं। इसमें पाकिस्तान का लिंक भी जुड़ रहा है। तो दोस्तों इस बीच आरोपी रियाज और गोज मोहम्मद जिस बाइक से भाग रहे थे, उस बाइक का नंबर 26/11 है। संयोग से यह नंबर मुंबई आतंकी हमले की तारीख से मेल खाता है। तो दोस्तों इस स्पेशल नंबर के लिए आरोपी ने आरटीओ में 5,000 रुपए का ड्राफ्ट जमा किया था। अब जांच एजेंसियां इस बाइक नंबर के पीछे की कहानी जानने में जुट गई है। तो दोस्तों हत्यारे ने जिस बेरहमी से कन्हैया लाल की हत्या की, वो कोई आम आपराधिक घटना नहीं बल्कि आतंकी घटना थी। जांच एजेंसियों के मुताबिक इसकी स्क्रिप्ट पाकिस्तान में लिखी गई थी। दोनों हत्यारे नुपुर शर्मा के बयान के बाद से ही पाकिस्तान में बैठे लोगों के संपर्क में थे और दोनों की पाकिस्तान के 8 से 10 मोबाइल नंबरों पर लगातार बात हो रही थी। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। अब महंगा होगा सोना खरीदना, डीजल पेट्रोल के एक्सपोर्ट पर भी बड़ा टैक्स। तो दोस्तों रुपए में लगातार आ रही गिरावट और विदेशी मुद्रा भंडार को हो रहे नुकसान के बीच सरकार ने शुक्रवार को कई अहम फैसले लिए। सरकार ने सोने की डिमांड पर लगाम लगाने के लिए इसके आयात शुल्क को बढ़ा दिया है। इसी के साथ ही दोस्तों सरकार ने पेट्रोल, डीजल और विमानन ईंधन के निर्यात पर भी टैक्स बढ़ाने का फैसला किया है। तो दोस्तों फैसले के बाद देश में सोने की कीमत बढ़ने के अनुमान है। वहीं दूसरी ओर डीजल, पेट्रोल और एटीएफ की कीमतें नियंत्रित रखने में मदद मिलने की उम्मीद है। तो दोस्तों सरकार ने सोने के निर्यात पर बेसिक इंपोर्ट ड्यूटी को बढ़ाकर 12.5% कर दिया है। इससे पहले इसकी दर 7.5% थी। तो दोस्तों आपको बता दें कि भारत सोने का दूसरा बड़ा उपभोक्ता है। घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत को ज्यादातर सोने का आयात करना पड़ता है। कच्चा तेल के बाद सोना भारत की इंपोर्ट बिल के सबसे बड़े कंपोनेंट में से एक है। तो दोस्तों अगर इस फैसले से सोने की डिमांड कम होती है तो अंततः रुपए को बचाने में मददगार साबित होगा। इसी के साथ दोस्तों सरकार ने पेट्रोल, डीजल और विमानन ईंधन पर भी निर्यात शुल्क बढ़ाने का फैसला किया है। सरकार ने यह फैसला ऐसे समय लिया है जब घरेलू रिफाइनरी डीजल, पेट्रोल और एटीएफ का निर्यात कर मोटा मुनाफा कमा रहे थे। तो दोस्तों सरकार ने पेट्रोल और एटीएफ के निर्यात पर 6 रुपए प्रति लीटर शुल्क बढ़ाया है। इसी तरह डीजल के निर्यात पर शुल्क को 13 रुपए प्रति लीटर बढ़ाया गया है। तो दोस्तों इसके अलावा सरकार ने एक अलग नोटिफिकेशन में बताया है कि घरेलू क्रूड ऑयल पर 23,230 रुपए प्रति टन का अतिरिक्त टैक्स लगाने का भी निर्णय लिया गया है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। भारत को इंग्लैंड के इन 3 प्लेयर से रहना होगा अलर्ट, तोड़ सकते हैं मैच जीतने का सपना। तो दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच 1 जुलाई 5वां टेस्ट मैच खेला जाएगा। दोस्तों जहां इंग्लैंड ने भारत को 6 मौके पर हराया है, लेकिन भारतीय टीम ने कभी जीत का स्वाद नहीं चखा है। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि जसप्रीत बुमराह और उनकी टीम इस बार अंग्रेजों से कैसे निपटती है। तो दोस्तों इंग्लैंड के पूर्व कप्तान और स्टार खिलाड़ी जो रूट अपनी विस्फोटक बैटिंग के लिए फेमस है, उनकी गिनती के बेहतरीन खिलाड़ियों में एक होती है। तो दोस्तों जो रूट ने एडबेस्टन के मैदान पर सबसे ज्यादा रन बनाए हैं। उन्होंने मैदान पर 6 टेस्ट मैचों में 49.60 की शानदार औसत से 496 रन बनाए हैं। साथ दोस्तों जेम्स एंडरसन मौजूदा क्रिकेट में बहुत ही खतरनाक गेंदबाज माने जाते हैं। वह अपनी सटीक लाइन कातिलाना गेंदबाजी के लिए फेमस है। तो दोस्तों 39 साल की उम्र में ही उनकी फुर्ती युवाओं को भी मात देती है। एडबेस्टन के मैदान पर एंडरसन ने 12 टेस्ट मैचों में केवल 23.29 की औसतन रखते हुए 45 विकेट लिए हैं। इसी के साथ दोस्तों स्टुअर्ट ब्रॉड की बात करें तो जेम एंडरसन के बाद वह इंग्लैंड की सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। उन्होंने अपने दम पर इंग्लैंड को कई मैच जिताए हैं और ब्रॉड ने इंग्लैंड की टीम के लिए 155 टेस्ट मैचों में 549 विकेट हासिल किए हैं। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। उद्धव खेमे ने एससी में दी नई अर्जी, टीम जिंदगी विधानसभा में एंट्री पर रोक की है मांग, 11 जुलाई को होगी सुनवाई।
तो दोस्तों महाराष्ट्र में बागी एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार की गठन के बाद महाविकास आघाड़ी ने एक बार फिर से शिवसेना के 39 बागी विधायकों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। तो दोस्तों महाविकास आघाड़ी की ओर से यह एक नई याचिका दायर की गई है, जिसमें ये मांग की गई है कि कोर्ट सभी बागी विधायकों को विधानसभा आने से रोके। कहा गया है कि वैसे विधायक जिनके खिलाफ अभी सुनवाई चल रही है या बाकी है, उनके विधानसभा की कार्यवाही में शामिल होने पर प्रतिबंध लगाया जाए। तो दोस्तों इधर सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई के 11 जुलाई की तारीख फिक्स कर दी है। दोस्तों मिली जानकारी के अनुसार महाराष्ट्र विधानसभा का अधिवेशन अब रविवार और सोमवार को होगा। शनिवार को अध्यक्ष पद का नॉमिनेशन भरा जाएगा, वहीं सोमवार को फ्लोर टेस्ट होगा। तो दोस्तों मतलब यह है कि एमपी का यह कदम तब सामने आया जब सत्ता पलट के बाद महाराष्ट्र की गद्दी संभालने वाले एकनाथ शिंदे ने बतौर मुख्यमंत्री फैसला लेना शुरू कर दिया। तो दोस्तों सूत्रों की माने तो वे उद्धव सरकार की आरे में मेट्रो कार शेड नहीं बनाने को लेकर किए गए फैसलों को पलटने की तैयारी में है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। सेंसेक्स करीब 850 अंक टूटा, निफ्टी 15,595 के नीचे, बैंक के शेयरों में बिकवाली और रिलायंस और टाइटन टॉप लूजर। तो दोस्तों भारतीय शेयर बाजार में आज गिरावट देखने को मिल रही है। आज के कारोबार में सेंसेक्स और निफ्टी दोनों इंडेक्स कमजोर हुए हैं। तो दोस्तों सेंसेक्स के करीब 850 अंकों की गिरावट है, तो निफ्टी 15,525 के करीब आ गई है। तो दोस्तों आज के कारोबार में चौतरफा बिकवाली देखने को मिल रही है। निफ्टी पर बैंक और फाइनेंशियल इंडेक्स में 1% से ज्यादा कमजोरी है। इसी के साथ दोस्तों ऑटो इंडेक्स में भी 1% से ज्यादा टूट गया है। एफएमसीजी की बात करें तो यह इंडेक्स में करीब 1% कमजोरी है और आईटी, मेटल, फार्मा और रियल्टी सहित दूसरे इंडेक्स में भी लाल निशान में है। तो दोस्तों फिलहाल सेंसेक्स में 880 अंकों की कमजोरी है और यह 52,140 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है। तो दोस्तों जबकि निफ्टी 255 अंक टूटकर 15,534 के लेवल पर है। तो यही आज के टॉप लूजर्स में टाइटन, रिलायंस, डॉक्टर रेड्डी, M&M, भारतीय एयरटेल, मारुति बजाज फाइनेंस और HDFC शामिल है। तो दोस्तों यह थे आज के हमारे मुख्य समाचार। हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। धन्यवाद, जय हिंद।